साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे सुरक्षित होंगे। और साथियों जिस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और टॉपिक है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आप कह सकते हैं वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री सिद्धांत। तो इस टॉपिक के बारे में साथियों बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए, नई नई वीडियो लाता रहूँगा। देखेंगे साथियों आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे वंशागत का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री सिद्धांत। तो वैसे तो वंशागत का क्रोमोसोमवाद जो क्रोमोसोमल थियरी है वो दिया था वाटसन, सटन एंड बावेरी ने। किसने दिया था? वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने दिया था। लेकिन क्या करना है, हमें इनके बारे में नहीं जानना। 1902 में इन्होंने दिया, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इनके देने से, इस सिद्धांत के प्रस्तुत करने से पहले मेंडल इस चीज़ को बता चुके थे, लेकिन बस क्या था, उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। तो क्या कारण था कि मेंडल का नियम प्रतिपादित नहीं हुआ, या कौन सा कारण ऐसा था कि जिनके कारण इनके नियम की पुनः खोज हुई? तो उसी के बारे में सब में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। देखेंगे तो पहला जो निकल के आता कि मेंडल द्वारा लक्षणों की वंशागत पर किया गया कार्य जो प्रकाशित हुआ था वो 1865 में ही हुआ, लेकिन कई कारणों से क्या हुआ, एक ज्ञात रहा। आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पहला कारण क्या निकल के आया कि आज की तरह उन दिनों संचार की, कम्युनिकेशन की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे इनके सिद्धांतों का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। तो पहला कारण ये रहा जिसके कारण प्रचार नहीं हुआ। दूसरा क्या रीजन निकल कर, जीन या मेंडल का जो कारक है उसके लिए संकल्पना थी कि वे लक्षणों के नियंत्रक की अस्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में हैं, तथा इनके नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जिनका एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं होता है, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई। क्यों? अब मिश्रण नहीं होता, उनको रास नहीं आया, भाया नहीं, इसलिए नहीं प्रतिपादित हुआ, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता, जो प्रकृति में विविधता है उसको मानते थे, और उनका विविधता के जो आभासी सतत रूप से ही ये परिचित थे। इनको बस केवल इस विविधता का अंतर पता था जो प्रकृति की होती है, बाकी इन पर विश्वास इन्होंने नहीं किया। बाकी अगला जो निकल के आया रीजन, 3 मुख्य रीजन थे। तीसरा जो रीजन निकल का है, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल ने जो गणित का उपयोग किया था इस घटना में, स्पष्टीकरण में, ये भी उनको भाया नहीं, इन्होंने लोगों ने नहीं अपनाया इसको, बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार किया गया। इन्होंने कहा जो गणित पर आधारित जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग बिल्कुल समझने योग्य नहीं है, इसलिए इसको नहीं स्वीकार किया गया। तो यह क्योंकि एक नया तरीका था, नया रास्ता था। बाकी आगे देखेंगे मेंडल के लक्षण की वंशागत सिद्धांत की असफलता का कारण क्या रहा। लक्षण की वंशागत सिद्धांत जो मेंडल ने दिया उसकी असफलता का कारण कुछ विशेष नहीं था। जैसे इन्होंने बताने को तो बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको बता नहीं पाए कि इसी में उपस्थित होती। जैसे देखेंगे या जीन कारक, यानी जो इनका फैक्टर है जीन, या विविक्त असतत इकाइयाँ होती, क्या होती? असतत इकाइयाँ, निरंतर, सतत नहीं होती, ये सतत नहीं होती, असतत होती हैं, परंतु वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए। असतत तो होती हैं लेकिन इनका भौतिक प्रमाण प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए यह बता सके कि वे किस पदार्थ की बनी होती। इन्होंने ये भी नहीं डिफाइन किया कि जो इनके कारक हैं जीन किसके बने होते हैं। बाकी इनका यही ड्रॉबैक रहा, असफलता का कारण रहा। आगे देखेंगे मेंडल के लक्षणों की वंशागत संबंधी परिणामों की पुनः खोज कब हुई। तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और वान सेरेमाक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। और कई एग्जाम में पूछा हुआ, हर मेडिकल एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि किन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की या लक्षण संबंधी वंशागत की पुनः खोज की और कब की। तो 1900 में ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और वान सेरेमॉत ने की। इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये पॉइंट है। बाकी आगे देखेंगे। इस समय माइक्रोस्कोप की खोज हो सकने के कारण कोशिका के केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी। माइक्रोस्कोप भी तब तक उस समय खोजी जा चुकी थी। तो कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में आपके जानते हैं क्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र की भी वहाँ खोज हो चुकी थी। और जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित, यानी जब तक कोशिका विभाजित नहीं होती तब तक कैसी होती, द्विगुणित होती है एवं विभाजित हो जाता है, इनको क्रोमोसोम या रंगकाय कहा गया। जो विभाजित हो जाते हैं तो इनको क्या कहा गया, रंगकाय कहा गया। बाकी आगे देख लेंगे। लास्ट पॉइंट था 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति, जो गुणसूत्र की गति है या संचालन है, उसका ज्ञान हो चुका था। कब तक, 1902 तक। तो इस संचालन के कारण ही वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने आगे चल कर के क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया। लेकिन हम क्रोमोसोमवाद को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।